बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताएं कि इस वक्त वर्ल्ड कप का जो है वो बाकायदा तौर पे आगाज़ होने जा रहा है। हाँ जी, आज आगाज़ बाकायदा तौर पर, यानी कि वैसे तो चलें छोटी टीमों के मैच हो रहे थे जिन्होंने क्वालिफाई करना था और फिर उन्होंने ग्रुप्स में जगह बनानी थी, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। तो आज बाकायदा तौर पर मतलब कि सुपर जो 12 टीम्स हैं उनका मुकाबला शुरू होने वाला है और पहला मुकाबला ही बहुत तगड़ा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जी। मतलब वाकई में अब पता ये चलेगा कि कौन सी टीम जो है वो जीत पाती है। दोनों ही टीमें जो हैं वो इस वक्त सख्त मुकाबला करने जा रहे हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि एक दूसरे को टफ टाइम जो है वो देने जा रहे हैं। दोनों अच्छी टीम्स हैं। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका ने हराया, ऑस्ट्रेलिया को वैसे हम जानते हैं दूसरा मैच भी बहुत ही सख्त है और इन दोनों को तो फेवरेट्स कहा जा रहा है कि जी कि ये ग्रुप 1 से फेवरेट्स हैं, जैसे कि इंग्लैंड है और वेस्ट इंडीज़, इन दोनों का मैच है और उम्मीद की जा रही है कि ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ बेहतरीन हिटर्स मौजूद। लेकिन पाकिस्तान का जो है ना वो पाकिस्तानी कौम का और शायकीन क्रिकेट का इस वक्त जो इंतजार है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के कल 7 बजे का शाम 7 बजे मैच होगा। नजरें जमा के बैठे होते हैं। मतलब हमें लगता ये है कि हमारा टाकरा जो है वो असल भारत और पाकिस्तान का ही होता है। वर्ल्ड कप हार जाएं, ये मैच हारने की गुंजाइश दोनों तरफ ही नहीं होती है, मतलब कि सरहद के उस पार भी ये गुंजाइश मौजूद नहीं होती। लेकिन ना इशाल, मामला ये है कि जो अब ग्रुप्स बने हैं उसमें पाकिस्तान वाला ग्रुप मतलब कि कदरे हल्का लग रहा है कि उसके अंदर जो दोनों टीम्स आई हैं, जैसे उधर तो बांग्लादेश क्वालिफाई कर गई और श्रीलंका क्वालिफाई कर गई, दोनों यूएई की कंडीशंस को बेहतर से समझती हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ नमीबिया की टीम आई और स्कॉटलैंड की टीम आई है, तो ये थोड़ा सा हल्का हो गया। तो पाकिस्तान को इधर से फ़ायदा मिलेगा, कोई बड़ा अपसेट ना हो जाए, कोई ये टीम बड़ी टीम को हरा ना दे। तो पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, साथ अफगानिस्तान है, साथ ये 2 टीम्स आई हैं, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि चांसेस भी ज़्यादा हैं हमारे जैसे जैसे क्रिकेट जो है उसका माहौल गर्म हो रहा है, या फिर आप देख लें कि शोरो वूल जो है वो मच रहा है कि कौन सी टीम जो वो जीतेगी कौन सी हारेगी, तो दोनों ममालिक की तरफ से भी लफ्जी गोलाबारी भी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि वो शुरू हो चुके हैं। शायकीन क्रिकेट देख लें, पॉलिटिशियंस देख लें, वो भी आपस में जो है वो लफ्जी गोलाबारी से ही मैच जो है वो जीत रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि माओं के लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माओं का मसला ये होता है कि ड्रामों का टाइम वही होता है और मैच भी उसी टाइम पे लगा होता है। तो वो कहती हैं कि जी कि तुम जो हो ना लैपटॉप पे देख लो, मोबाइल पे देख लो, मेरे ड्रामे का टाइम हो गया। तो घरों में भी लफ्जी जंग चलती रहती है। ये मेरे ख्याल में जब मैं बचपन में थी तब भी यही मसला था, आज भी यही मसला है। आज भी वही मसला है कि जैसे ही टाइम जो होता है ड्रामे का और साथ ही आप मैच शुरू हो जाता है, तो खवातीन को तो यही होता है, लड़कियों को यही होता है कि यार हम लोग ड्रामा देख लें। मेरी अम्मा को तो ये होता है कि अभी पहला ओवर चल रहा है मैच का और कहेंगे ये खत्म कितने बजे होगा, क्योंकि उन्होंने फौरी अंदाजा लगाना है कि मेरा ड्रामा इतने बजे चलेगा, वो मैंने सीरियल देखना है, तो वो फिर इस तरह से। मुझे याद है ड्रामा लगता था हकीकत नाम से, कोई बड़ा डरावना सा ड्रामा था, साथ ही वो शुरू हो जाता था और कजन्स मेरे सारे बैठ जाते थे टीवी लगा के मैच के। मुकद्दस नाम था, वो बच्ची थी और वो चुड़ैल सी बन जाती थी और मैं उसके इंतजार में पूरा वक्त गुजारती थी कि भाई अब वो ड्रामा लगना, और जैसे ही मैच शुरू हुआ तो ड्रामा बंद। मतलब घर में तब एक ही टीवी होता था कि आपके पास कोई और चलो घर में एक खौफजदा करने वाली चीज़ थी ना, उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं ड्रामा बंद भी कर दे तो कुछ नहीं होता। खैर, वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है तो अब हम सबको इंतजार है बेहतरीन से मैचेस का। इस पर मजीद भी आमिर सुहेल साहब भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, उनसे भी इस पर बात करेंगे। अभी मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें, महंगाई की बात करें, तो सियासी पारा तो इस वक्त खासा हाई चल रहा है। अपोजिशन जमातें महंगाई का नारा बुलंद करके सड़कों पर भी निकल आई हैं, जबकि हुकूमत महंगाई के बेकाबू दरिया के आगे बंद बांधने के जतन भी कर रही है। बिल्कुल ऐसी, और वज़ीर आज़म इमरान खान भी हालात का जायजा लेने के लिए लाहौर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने मसरूफ दिन गुजारा है। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात की, जिसमें महंगाई ही बुनियादी एजेंडा रहा, क्योंकि इस वक्त हम देखें तो महंगाई का ही शोरगुल है और अवाम भी यही चाहते हैं कि उनको एटलीस्ट महंगाई में थोड़ी कमी हो जाए, चीज़ें जो है उनकी ख़रीद में आ जाए, उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर ना हो, और हुकूमत भी इसी जतन में लगी हुई है और अपोजिशन इसी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है हुकूमत के खिलाफ। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से अच्छी तरह और पूरी तरह आ गए, पायदार इक़दाम करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना भी रहे हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़
क्रैक डाउन जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी मुलाकात की और अपने दौरे यूरोप पर ब्रीफिंग दी। बताया उन्हें, गवर्नर ने बताया कि GSP प्लस में तोसी के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट के 4 नायब सदूर समेत 30 यूरोपीय अरकान जो हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं, उनसे मुलाकात हुई है उनकी। हाँ जी, और ये भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि GSP प्लस स्टेटस में तोसी का फैसला पाकिस्तान के हक़ में ही आएगा। और दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंपस टोबाटेक सिंह को यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लाहौर बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा लाहौर के बारे में कुछ बताइएगा, कौन सी अहम मुलाकातें हुई हैं, क्या एजेंडा था मुलाकातों का, क्या कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, क्या हिदायत जारी की गई? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वज़ीर आला सरदार उस्मान खान गुलजार साहब से मुलाकात की। ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने प्राइस कंट्रोल के ऊपर और महंगाई के ऊपर एक आला सतही इजलास की सदारत की। इसके अलावा उन्होंने हेल्थ कार्ड इनिशिएटिव का भी जायज़ा लिया। प्राइस कंट्रोल की जो मीटिंग हुई उसमें वज़ीर-ए-आज़म को अफसरान की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि मार्केटों में, बाज़ारों में किस तरह इंतज़ामी अफसरान जो हैं वो महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये भी बताया गया कि आटे की, गंदम की जो रिलीज़ है सरकारी गोदाम से, वो तकरीबन 18,000 टन हर रोज़ के हिसाब से जारी है। और पंजाब के बाज़ारों में अब इस वक्त जो 20 किलो का आटे का थैला है वो 1100 रुपये में दस्तयाब है। चीनी के ऊपर उनको एक और ब्रीफिंग उसी में बताया गया कि चीनी, जो दरामदी चीनी है वो अब मार्केट के अंदर काफ़ी आ चुकी है और उसकी वजह से चीनी की जो कीमतें हैं वो भी नीचे जा रही हैं बतदरीज। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा आया है उसके मुताबिक ये तकरीबन 92 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इसकी औसत कीमत है। सेहत कार्ड के हवाले से मैंने आपको बताया कि उन्होंने जायज़ा लिया और उसमें उन्होंने जो पंजाब के अहदाफ हैं उनका भी जायज़ा लिया। और पंजाब में हमारा टारगेट ये है कि हमने दिसंबर तक तमाम ख़ानदानों को ये कार्ड देना है और इस वक्त तक इसका रोल आउट जो है वो साहिवाल और डेरा गाजी खान डिवीज़न में हुआ है। और इस साल बजट में 60 अरब रुपए भी इस इनिशिएटिव के लिए मुख्तस किए गए। हसन साहब, इस वक्त आवाम का सबसे जो बड़ा मसला है वो महंगाई है। हमने भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जितने भी नोटिस लिए उनका फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होता हुआ नजर आया। महंगाई में कमी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ दर्जनों नोटिस के बाद हालात जो हैं वो आपके सामने जो भी बने, अब की बार हुकूमत रेट को यकीनी बनाने के लिए क्या ठोस इक़दाम उठाने का फ़ैसला हुआ है? देखिए, हुकूमत की इसके ऊपर बड़ी सोची समझी हिकमत अमली है और इस हिकमत अमली के कई पहलू हैं। एक तो हिकमत अमली ये है कि बाज़ारों के अंदर जो आपके दुकानदार हैं और जो आपके आड़ती हैं वो मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा ना करें और उसके अलावा ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। सही। इस पे काबू पाने के लिए मैंने जिस तरह कि आपको बताया कि हमारे AC हज़रात और DC हज़रात जो हैं वो मंडियों में जाकर जो बोली लग रही होती है उसकी बजाते ख़ुद निगरानी करती हैं। सही है। और कुछ जगह के ऊपर कमिश्नर साहिबान जो हैं वो भी जाकर इस बोली की निगरानी करती हैं। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है क्योंकि कीमत का तयन मंडियों से होता है और उसके बाद जो है जो रिटेलर है वो उसके अंदर अपने मार्जिन का इजाफा करता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कीमत पर वहीं से काबू पा लें। उसके अलावा हुकूमत पंजाब ने 300 के करीब सहूलत बाज़ार भी कायम किए हैं जहाँ से आवाम को सस्ते दामों रोज़मर्रा की अशिया मिल रही हैं। ठीक है। फिर हमने कई तरह की जो मार्केट के अंदर चीज़ें बिक रही होती हैं और दुकानों के ऊपर उसकी प्राइस को चेक करने के लिए हमने 1250 प्राइस मैजिस्ट्रेट्स को हिदायत की है कि वो ग्रां कदरी और ग्रां फरोशी के ऊपर जुर्माने करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को चेक करें और उस पर रोकथाम करें। उसके अलावा फिर अगर आप एक कमोडिटी के ऊपर आ जाते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि चीनी के ऊपर हमने बहुत अहम इक़दाम लिए। जो चीनी दरामद की गई उसको बड़े महफूज तरीके से NLC के ज़रिए पहुँचाया गया मुख्तलिफ़ अज़ला में। वो चीनी जो थी वो डिप्टी कमिश्नर साहिबान को दी गई, उन्होंने गोदामों में रखी। उसके बाद एक डैशबोर्ड के ज़रिए उसकी जो तरसील थी उसकी मॉनिटरिंग का निज़ाम यकीनी बनाया गया और उसके जो असरात हैं वो सबके सामने हैं कि जैसे जैसे वो चीनी मार्केट में पहुँच रही है, मार्केट में चीनी की कीमत नीचे आ रही है और इस दफ़ा इंशाल्लाह गन्ने की फसल साहब ये भी बताइएगा, जब वज़ीर-ए-आज़म लाहौर का ख़ास तौर पर दौरा करके जाते हैं तो हम देखते हैं कि तब्दीलियों की भी एक हवा चल पड़ती है। क्या मौजूदा सियासी और इंतज़ामी मामलात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन है, कोई तब्दीली तो नहीं आएगी?
جی بالکل، دیکھیے ان افواہوں پہ اور ان خیالوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے. بالکل یہ ان کی انتظامی نوعیت کی جو تھیں یہ میٹنگز تھیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان چیزوں کو ریویو کیا، ہدایات جاری کی. مثال کے طور پہ جو پرائس کے اوپر میٹنگ ہوئی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ہمارے ضلعی افسران ہیں وہ منڈیوں کے اندر جب آکشن ہوتی ہے تو اس کی براہ راست نگرانی کریں، جو کہ ہو بھی رہی ہے، پر انہوں نے کہا کہ اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں باقی تمام جو اجناس ہیں اس کی بھی بڑی کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. تو اس قسم کی جو باتیں تھیں اس کے اوپر کافی غور و خوض ہوا. باقی یہ ہے کہ یہ جو آپ سیاسی تبدیلی اور انتظامی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں، یہ اپوزیشن جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں اڑاتی ہے. اپوزیشن پچھلے 3 سال سے ایسی باتوں میں مصروف ہے اور آج تک وہ خود تو ایک پیج پہ آ نہیں سکے، تو اس طرح کی جو بے پر کیے وہ اڑا رہے ہوتے ہیں ہر وقت. تو الحمدللہ پنجاب میں حکومت بالکل مستحکم ہے اور جو ہمارا انتظامی سٹرکچر ہے وہ بھی بالکل فعال ہے اور بہت بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے. اچھا حسان صاحب، ذاتی اداروں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ان کی بحالی کے حوالے سے وزیر اعظم کو کیا بریفنگ دی گئی ہے، اور پھر بلدیاتی انتخابات کی تیاری کے حوالے سے کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں ان کی جانب سے؟ جی، بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کا حکم آیا تھا اور حکومت پنجاب نے اس حکم کی مکمل تعمیل کی تھی اور فوری طور پر بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا گیا ہے. بلدیاتی اداروں کی جو بحالی ہے یہ ایک کافی کمپلیکس ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2019 میں جو قانون آیا اس میں بلدیاتی اداروں کی شکل، ان کا نمبر، ان کا سٹرکچر یہ کافی حد تک تبدیل ہو گیا تھا. یونین کونسل کا ٹیئر ختم کر دیا گیا تھا. اسی طرح میونسپل کمیٹی، میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ٹیئر کے اوپر بھی بہت ساری تبدیلیاں تھیں. نئے اکاؤنٹ کھول چکے تھے، پرانے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے تھے، نئے ترقیاتی منصوبے شروع ہو گئے ہوئے تھے. لیکن پھر بھی ہم نے عدالت کے احکامات کی روشنی میں فی الفور ان اداروں کو بحال کیا ہے. ان کو تمام پاورز دے دی گئی ہیں. جو پرانے میئر حضرات تھے ان کو گاڑیاں اور دفاتر دے دیے گئے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ٹرانزیشن کو ہم ہر ممکن سموتھ بنائیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ جیسے ہی ان کی مدت ختم ہو ہم پھر اس کے بعد اگلے. صحیح ہے. حسان صاحب، صحت کارڈ کے حوالے سے بتائیے گا کہ وزیر اعظم کو کیا بریف کیا گیا ہے، ان کی جانب سے کوئی ڈیڈ لائن آپ لوگوں کو دی گئی ہے، اور کب تک ہر شہری کو صحت کارڈ مل جائے گا پنجاب کے؟ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اور ان کے سامنے یہ پلان رکھا گیا جو اس کا رول آؤٹ کا پلان ہے، اور ان کی ہدایت یہ ہے کہ اس کو دسمبر تک یقینی بنایا جائے کہ یہ تمام لوگوں کو میسر ہو، اور اس کے تحت ان لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت ہو جن کو پہلے سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھانے پڑتے تھے اور وہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اچھے ہسپتال تھے ان کو دیکھ تو سکتے تھے پر ان میں جا نہیں سکتے تھے. اس کے پیچھے جو ہمارا ایم ہے، جو وزیر اعظم کا ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی اچھے علاج معالجے سے محروم نہ رہے، اور حکومت یہ انشور کرے کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ان کی جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ وہ ان کو جو سب سے اچھے ہسپتال ہیں وہاں لے کے جا سکیں، اور جو بھی ان کو علاج معالجہ چاہیے ان کو مہیا کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا. سب سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے. وزیر اعظم کے دورہ لاہور کے حوالے سے اور ہدایات کے حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے. پاکستان کا نظام تعلیم وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پستی کی طرف سفر کر رہا ہے. کوششیں تو بہت کی جا رہی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو ہٹ لگی ہے ہم ابھی تک ریکور نہیں کر پائے. بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کی بہت سی سماجی اور سیاسی وجوہات ہیں. کرونا بھی ان میں سے ایک ہے. پاکستان میں ہم دیکھیں تو 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں، مگر عالمی وبا کرونا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی، اور ایک نئی رپورٹ کے مطابق 6 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے اسکولز میں داخلوں میں 2019 کے مقابلے میں 2% کمی واقع ہوئی ہے. مطلب جن بچوں کو اسکولز جانا چاہیے ان میں مزید ان کی شرح میں کمی آئی ہے کہ وہ اسکولز نہیں جا پا رہے. جی، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کی مضامین کی جو سمجھ بوجھ ہے اس میں بھی واضح کمی دیکھی جا رہی ہے. مثال کے طور پر تیسری جماعت کے بچے جو اردو میں کہانی پڑھ سکتے تھے ان کی تعداد 2021 میں کم ہو کر 15% پر آ گئی ہے. یہ 19% ہوا کرتی تھی تقریباً 2019 میں. اگر ہم بات کریں تو انگریزی زبان کی بات کریں تو صورتحال بہت ہی زیادہ خراب اور قابل رحم ہے. 2019 میں 21% بچے انگلش کا جملہ پڑھنے کے قابل تھے. 2021 میں یہ صلاحیت صرف
8% بچوں تک محدود ہو چکے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کورونا کی وجہ سے تو بہت سے سرکاری اور نجی ادارے آن لائن پڑھائی کی جانب بڑھ چکے تھے یا ضرورت بن چکی تھی, مگر یہ سہولت بھی ملک کے تمام علاقوں میں میسر نہیں تھی. رپورٹ کے مطابق 58% جو اسکولز تھے لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے بچوں سے رابطہ ہی منقطع کر دیا. مطلب بچے اسکول سے گھر بیٹھے اور آن لائن کلاسز بھی ان کو نہیں دی گئیں. ان حالات میں حکومت کو کورونا جیسی وبا سے لڑنے کے لیے یا ان حالات سے نمٹنے کے لیے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے محفوظ کلاس روم بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس کو رائج کرنا چاہیے. بالکل اسی ساری صورتحال پر, اسی رپورٹ کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہرین ڈاکٹر عائشہ رزاق موجود ہیں. ڈاکٹر عائشہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. اس رپورٹ کا اگر ذکر کر لیں, ویسے تو ہم گراوٹ کے اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اب ایک جملے کا مسئلہ ہے, اردو کا جملہ پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ کمی ہوئی ہے, اور انگریزی کا جملہ پڑھنے والوں میں تو پہلے ہی کمی تھی, مزید کمی ہو گئی ہے. آپ وجہ کیا سمجھتی ہیں, صرف کورونا اس کی وجہ ہے؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ حمزہ. ہم تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہر ہفتے ہم ایجوکیشن کے اندر ایک نئی ایمرجنسی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو رپورٹ ہے دیکھیں, اس کے اندر جیسے آپ نے خود بھی کچھ نمبرز کا ذکر کیا, دیکھیں رپورٹ نہیں ہے لیکن انفارمیشن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کرونا سے پہلے بھی وہ جو ہم لرننگ پاورٹی کا اکثر آپ کے شو پہ بھی میں نے ذکر کیا کہ 75% آپ کے بچے بیسک جو ان کو ریڈنگ بائی ایج 10 آنی چاہیے وہ نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے خود وہ نمبرز بتائے ہیں کہ دیکھیں 2019 میں آپ نے بتایا ہے کہ اگر 21% بچے ایک جملہ پڑھ سکتے تھے اردو کا, تو اب وہ 19%. لیکن کیا 21% ہونا چاہیے تھا ٹو بگین ود؟ ٹھیک ہے, 2015 سے 2019 تک ہمارے پاس کافی چینجز آئی تھیں. اس کے اندر وہ ظاہر ہے اس کے اندر بھی تھوڑی امپروومنٹ تو آئی ہے نمبرز میں ایئر آفٹر ایئر, لیکن کبھی بھی کوئی اتنا خاص قابل فخر نمبر نہیں رہا ہمارا. تو ایشو ہمارا یہ جو ہے یہ پیرینیل ایشو ہے, اور یہ اس کی ہمیں پہلے سے پتا تھا. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات ہمیں جو پہلے سے پتا تھی وہ یہ تھی کہ کرونا کے بعد ایشو اور خراب ہوگا. دیکھیں آپ کو ریسرچ اور آپ کا جو پریکٹس ہے وہ شو کرتی ہے کہ بچے جب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یا تھوڑی ایکسٹینڈڈ اسکول بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بچوں کے تو لرننگ لاسز اس وقت ہوئے ہوتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے ٹیسٹس بھی کرتے ہوتے ہیں ٹرمز کے, تو آپ عام طور پہ کچھ ہفتوں کے بعد کرتے ہیں اسکول اوپننگ کے. آپ کبھی بھی جب چھٹیاں فوراً ختم ہوتی ہے اس کے بعد بچوں کے ایگزامز یا ٹیسٹس کرنا شروع نہیں کرتے, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچوں نے کیچ اپ کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ پتا تھا کہ جب عام اسکول بھی بند ہوتے ہیں عام حالات میں بھی تو لاس ہوتا ہے, کیونکہ گھر میں بچے اس طرح سے نہ پڑھتے ہیں, نہ پیرنٹس کی اس طرح سے سپرویژن ہوتی ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں جیسے اس رپورٹ پہ بھی وہ. عائشہ صاحبہ, ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ بچوں کی قابلیت میں فرق آیا ہے, پھر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. عائشہ صاحبہ, ایک تو مسئلہ یہ ہوگا کہ بچوں کی قابلیت میں فرق آیا ہے, دوسرا انرولمنٹ میں بھی کمی آئی ہے اور واضح کمی دیکھی جا رہی ہے. اس کے لیے حکومتی سطح پر یا پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں انرولمنٹ کا بھی جو ایشو ہے یہ اس رپورٹ نے تو خیر اس کو واضح نہیں کیا, لیکن دیکھیں دو وجوہات ہیں جو بہت عرصے سے پچھلے 1-1.5 سال سے کہا جا رہا تھا. دیکھیں ایک تو آپ کے کافی سارے پرائیویٹ اسکول بند ہوئے ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ آپ کے پرائیویٹ اسکول بند ہو گئے ہیں. آپ کے پاس پھر کچھ سرویز ایسے تھے پچھلے سال جو باہر آنا شروع ہوئے تھے. ملالہ فنڈ نے فار انسٹنس ایک سروے کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں ہو فیئر کہ ہمارے کیونکہ ماں باپ کا یا فائنینشیل لاس ہوا ہے یا اور قسم کی کوئی تنگی چل رہی ہے گھر کے اندر, یا بچوں سے گھر کے کام کروانے ہیں یا باہر کے کام کروانے ہیں, تو کافی سارے بچے کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ ان کے پیرنٹس ان کو واپس اسکول بھیجیں گے. یہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ایشوز ہوں گے, اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ انرولمنٹس کے اوپر دھیان دیں, بچوں کی اسٹائپنڈ اسکیمز فار ایگزامپل شروع کریں, سیفٹی نیٹ جو سوشل سیفٹی نیٹ ہے وہ بڑھانا شروع کریں. تو وہ آپ کو یاد ہوگا یہ ساری کانورسیشنز ہو رہی تھی. دیکھیں ایک بات جو لرننگ لاس کی کنٹینیوٹی میں میں کرنا چاہتی ہوں, ہمارے پاس 2005 میں زلزلہ آپ کو پتہ آیا تھا آزاد کشمیر میں, 14 ہفتے اسکول بند رہے تھے, صرف 14 ہفتے. یہاں پر 1-1.5 سال ہمارا اسکول بند رہا ہے. 14 ہفتوں کے اسکول کلوجر کے بعد 4 سال کے بعد ایک اسٹڈی کی گئی جس میں نظر آیا کہ وہ بچے جن کے اسکول 14 ہفتے کے لیے بند ہوئے تھے وہ 2 سال پیچھے ہیں ان بچوں سے جن کے اس دوران اسکول بند نہیں ہوئے تھے. یعنی کہ 4 سال بھی بعد بھی وہ بچے کیچ اپ نہیں کر سکے تھے. تو اس کا جو ریسرچرز نے اور ایجوکیشنسٹ نے یہ بات کی, اور یہ پوری دنیا میں یہ بات واضح ہے کہ یہ اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا کہ اسکول کلوز ہوا تھا, اس سے فرق پڑتا ہے جب اسکول ری اوپن ہوا تو کیا ہوا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اب پتا تھا کہ جب اسکول ری اوپن ہونا ہے تو ہمیں سب سے پہلے بچوں کے ٹیسٹ کرنے چاہیے, ڈائگنوسٹکس
टीचर करे, कोई लंबा चौड़ा नहीं, टीचर क्लास में करे, उसके बाद बच्चा जिस लेवल पे है उस लेवल पे आप उसको इंस्ट्रक्शन देकर उसको ऊपर के लेवल पे लेकर आए, ये हमें पता है। और ये इस किस्म के कुछ प्रोग्राम स्मॉल स्केल पे चल भी रहे हैं, लेकिन ये तो एज पॉलिसी आपको अगले 1-2 साल के लिए परसू करना चाहिए कि सारे स्कूलों में यू हैव टू फिक्स फाउंडेशनल लर्निंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, हम बात कर रहे हैं जैसे आप हल तजवीज़ करती हैं, आज भी अभी भी आप जिक्र कर रही थी पेरेंट्स से जो है उनको कहा जाए, कुछ कैंपेन की जाए, स्टाइपेंड्स दिए जाएं, हम ये बात कर रहे हैं कि ये हल है, लेकिन 58% स्कूल्स ने तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों से राबता ही मुनक़ता कर दिया था। हम स्टाइपेंड्स की बात कर रहे हैं, इधर 58% स्कूल हैं जो राबता ही मुनक़ता कर रहे हैं, स्टाइपेंड्स की बात तो बहुत दूर रह जाएगी। दूसरा एक अहम चीज़ कि हम बहुत खुश हैं कि हमारे 1100 में से 1100 इतनी बड़ी तादाद में बच्चों ने ले ली। हम इंटर की बात कर लें, मैट्रिक की बात कर लें, पूरे नंबर आ रहे हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हमारे तीसरी के बच्चे हैं, वो इतना बड़ा गैप है कि 15% बच्चे उर्दू का जुमला जो है सिर्फ बोल सकते हैं और 8% सिर्फ अंग्रेजी का जुमला बोल सकते हैं, लेकिन 9वीं 10वीं में जाके ये 1100 में से 1100 नंबर ले सकते हैं। अच्छा, एक तो हमजा ये कि अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे जो हैं मेरे ख्याल में 10वीं तक पहुंचेंगे नहीं। आपको पता है कि ड्रॉप आउट कितना ज़्यादा होता है आपका, एक तो प्राइमरी से मिडिल के बाद और फिर मिडिल से सेकेंडरी के बाद। तो अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे तो मेरे ख्याल में शायद बेचारे वहाँ तक पहुंचेंगे नहीं। बट यू राइट, वो 1100 से 1100 नंबर इन हालात में जब बच्चे गए थे हमारे एग्ज़ाम ही ना लें, हमने तो पढ़ाई नहीं है, और सिर्फ एक बच्चे के नहीं, 2 बच्चों के नहीं, 50-50 बच्चों के ये नंबर, 80-80 बच्चों के ये नंबर आ रहे हैं, तो प्रॉब्लमेटिक तो है देखें। और दूसरा ये कि वो जो स्कूल से राब्ता नहीं, देखें ये चीज़ें हमें पहले से पता है कि स्कूल का राब्ता होना चाहिए अपनी कम्युनिटी से। अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल वालों के पास भी आप जाएं तो वो कहते हैं कि हम किस तरह से राब्ता करें, हमारे पास ऐसी कोई रिसोर्सेज नहीं है कि हम राब्ता करें। जो थोड़ा बहुत हमें पता है, हमारे आसपास जो पेरेंट्स रहते हैं जिनसे मुलाकात हो जाती है या जिनके पास फ़ोन्स हैं, किया है टीचर्स ने कुछ ना कुछ कांटेक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। बट यू राइट, जब कोई सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता, जब कोई रिसोर्सेज आपने मोबिलाइज नहीं की इस किस्म की कैंपेन या आउटरीच के लिए, तो फिर आप इंडिविजुअल्स पे तो मेरे ख्याल में उस तरह का उनस नहीं डाल सकते। ये तो चीज़ें प्लानिंग के तहत होती हैं, और अगर नहीं होंगी तो फिर वो ऐसी ही होंगी जैसे अभी नज़र आ रही हैं। ठीक है डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और जिस तरह कह रही हैं कि ये सारे मामलात हमें पहले ही पता है कि इतने अच्छे हालात तो कभी भी नहीं थे। फिर कोरोना ने अगर हर चीज़ को हिट किया है, तो तालीम जो पहले ही इतने हालात बेहतर नहीं थे, इसको हिट करना ही करना था। हिकमत अमली हमारी वैसे नहीं थी। स्टाइपेंड्स देने चाहिए, कोई आउटरीच कैंपेन्स चलनी चाहिए कि पेरेंट्स को मनाया जाए, और फिर बच्चियों के वाले से सहूलियात ही नहीं है ना, हमारी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं रही थी, और यही वजह जो है शायद बनी इन तमाम हालात को और ज़्यादा बढ़ावा देने में कि हमारे बच्चे जो है वो घरों तक अच्छा, बच्चियों के लिए तो इशाल अभी तक बड़े शहरों के अंदर, लाहौर जैसे शहर के अंदर, कराची जैसे शहर के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के मसाइल मौजूद हैं। अगर हम दूर दराज के इलाकों को देखें तो बच्चियों के लिए तो वहाँ पर कोई ऐसी सहूलत ही मौजूद नहीं है। फिर पेरेंट्स खासतौर पर बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे होते हैं। तो बुनियादी चीज़ें हैं, घरों के करीब स्कूल होने चाहिए ताकि ज़्यादा दूर ट्रैवल ना करना पड़ रहा हो। खैर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। Subuh